हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ नए प्रश्न भी हैं। सबसे पहला है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो संसद का निर्माण जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी पूछता है कि सबसे पहले दीन और इलाही को अपनाने वाला कौन था। तो बीरबल थे। चलिए अगला है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो हमें पता ही है कि वन से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, वन से हमें औषधियाँ मिलती हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ क्या बोला है, कह रहा है कि वन वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं, मतलब उसको मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा है कि वन बादलों की ओर आकृष्ट होकर जलावृष्टि कराने में सहायक होते हैं, यानी बारिश कराने में हमारे लिए सहायक होते हैं। अगला है कि जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका मतलब होता है कि जनहित याचिका, जन के हित में जो याचिका की जाती है भारतीय कानून के हिसाब से, उसी को हम लोग जनहित याचिका कहते हैं। यानी कि जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मतलब कि एक बड़े स्तर समूह को जब हम उसके लिए कोई याचिका डालते हैं, अपील करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो हमारे क्या होंगे, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला है कि टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो टैगा प्रदेश में किस प्रकार, कोणधारी यानी कि शंकुआकार पाए जाते हैं, कोण के आकार का। अगला है कि कर की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, कर जो होता है हमारे पास 2 तरह का होता है। हम जो भी लोग हैं भारत के जो रहने वाले हैं वो 2 तरह के कर देते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष कर मतलब क्या होता है कि जब सरकार सीधे हमसे क्या करती है, पैसा टैक्स के रूप में काट देती है। मतलब जैसे हो गया इनकम टैक्स जब हम लोग देते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनका इनकम टैक्स कटता है। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है कि जो हम कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, क्योंकि जो सामान के नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। हमें पता भी नहीं चलता हमने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, तो टैक्स जो हो गए 2 तरह के, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो कर की क्या विशेषता होती है, कर विशिष्ट सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। ठीक है, दूसरा है कि कर से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है। यानी कि सरकार की जो आमदनी होती है वो कर के माध्यम से ही होती है ज़्यादातर, तो इसलिए जनता के ऊपर ही इसका खर्च किया जाता है। अगला है कि ई बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से काम करता है। यानी कि आज के समय में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अपना लेन देन जो हो रहा है वो कर रहे हैं। अगला है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भूमि विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका के है। कह रहा है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत की दक्षिण तक 1,300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यानी कि लंबाई कितनी है, 5600 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 1300 किलोमीटर। यानी इतने दूर में ये क्या फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण क्या है। वन संरक्षण क्या है, तो वन संरक्षण वानिकी की वह शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। यानी कि जो वन का जो वन की जो कटाई की जा रही है, ज़्यादा अंधाधुंध जो कटाई चल रही है, उसको संरक्षण देना, संरक्षित करना, वो क्या कहलाता है, वन संरक्षण कहलाता है। अगला है कि सूरा और सुंदरियों का देश कौन है। तो वो क्या है, फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। ठीक है, अगला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है मतलब कहाँ पे है वो, तो लखनऊ में है, क्योंकि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये ज़्यादातर राजधानी में ही देखने को मिलता है। आगे आते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदाता कौन होते हैं।
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन उनको चुनता है, कौन उनको वोट देता है। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री के चुनाव में जो भारत की जनता जो होती है 18 साल से ऊपर वो वोट करती है, उसी तरह राष्ट्रपति की वोट के लिए जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठे लोग हैं जो चुन के जाते हैं वो निर्वाचित करते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित यानी कि जो राज्य की जो विधानसभा है जैसे विधान परिषद और विधानमंडल उसके लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अगला एक उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या बताइए, तो 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला है न्यायालय के प्रकार बताइए। न्यायालय के जो प्रकार हैं, पहला है जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, जिसमें सबसे जो फर्स्ट पे आता है वो होता है उच्चतम न्यायालय, सेकंड पे आता है उच्च न्यायालय और तीसरे नंबर पे आता है जिला न्यायालय या जनपदीय स्तर न्यायालय। अगला है कि राष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में कुछ लिखिए। तो उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने का निर्णय लेने का अभाव के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। मतलब ये है कि जैसे कोई भी कानून या कोई भी विधेयक जब हमारे संसद में लागू होता है तो राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जब पास किया जाता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको अनुमति देते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं। जैसे वो सिग्नेचर करते हैं तो वो कानून क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। लेकिन अगर उनको लौटाना है तो वापस लौटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा उनके पास वही कानून जाता है तो उनको साइन करना पड़ेगा या उस विधि को लागू मान लिया जाता है। 14 दिन के अंदर उनको करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि मूल अधिकारों का संरक्षण करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। अगर उच्च न्यायालय में कोई यानी हाईकोर्ट में अगर कोई ऐसी फैसला हो चुका है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाकर हम उसके मामले विरुद्ध कार्रवाई करवा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के कार्य क्या है, तो उच्च न्यायालय जो होते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मांगकर जांच करना, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है। ठीक है, चलिए अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, तो 12, यानी कि जो 5-5 साल की जो चलती हैं, जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों का एक लक्ष्य रखा जाता है। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं 2024 में, तो ये कौन सी हो गई, 12 अभी तक क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी सन 1949 को इसका रिजर्वेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ था। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। तो ये सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है यानी जारी करता है। यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट होता है जब हम उसमें क्या करता है, ये स्थिरता बनाए रखता है, ज़्यादा परिवर्तित ना हो। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करता है। यह बैंकों का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, यानी कि हर बैंकों का ये क्या है, बैंक होता है। यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है। अगला कि भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, यानी जो भी मुद्रा से संबंधित भारत में कार्य होता है वो कौन देखता है, भारतीय रिजर्व बैंक देखता है। भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है, तो भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है, तो वो उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो क्या है, एशिया महाद्वीप है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक ने रखी थी, तो बाबर ने रखी थी। अगला है
चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चौसा का युद्ध जो था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था फरीद। और अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या काम होता था? आमिल एक पद होता था, उसका काम क्या होता था? तो राजस्व वसूली। ठीक है। अगला है तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किन किन पर्यटक स्थलों का निर्माण करवाया था? जो घूमने वाली जो जगहें हैं उसमें क्या है कि अकबर के द्वारा बनवाए गए भवन में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं, यानी दोनों तरह की वो शैली को पसंद करता था, दोनों तरह से भवन निर्माण होते थे। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला 1665 में जो 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। लाहौर का किला बनवाया था। इलाहाबाद का किला, अटक का किला, फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और बाबर क्या माना जाता है? मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 23 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और यहीं से इब्राहिम लोदी हारा और बाबर ने अपने मुगल वंश की स्थापना कर दी। अगला है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च में 1526 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई और उसको गाजी की उपाधि मिली। यानी कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गाजी की उपाधि किसके बाद मिली? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को और ये मेदिनी राय के और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ने विजय हासिल किया था। बाबर जो था 4 या 5 लड़ाइयाँ लड़ा था और चारों पाँचों में विजयी रहा था। और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुई थी। मुगल काल के सबसे प्रमुख यानी प्रमुख बंदरगाहों को उल्लेख कीजिए। तो लाहौर था, सूरत था, खंबात एवं कालीकट जो था मुगल के लिए प्रमुख बंदरगाह थे। बंदर क्या होते हैं? जहाँ पे हम लोग समुद्री जो सफ़र करते हैं, समुद्री जो जहाज़ें आती हैं वहाँ पे रुकती हैं, जहाँ पे सामानों को और व्यक्तियों को उतारा और चढ़ाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों का नाम लिखिए। ताजमहल और लाल किला ये मुगल वंश के द्वारा निर्माण कराया गया था। मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में ही हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तत् और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अगला है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अकबर के प्रसिद्ध दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अब्बू समद थे। अब्बू समद थे, ये चित्रकार थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 में हो गई थी। ठीक है। अगला, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था? बीरबल था। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? यानी कि जो उनके दरबार में जो गाने का काम करते थे तो गायक थे तानसेन थे, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। ठीक है। चलिए, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल के कितने सदस्य थे? 21 यानी 21 सदस्य से। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों का नाम बताइए। देखिए, समवर्ती सूची एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची। 3 तरह की सूचियाँ हमारे भारत में ये की गई हैं। एक होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा आपका ये है समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों में क्या है कि बांट दिया गया है कि केंद्र में यानी कि सिर्फ केंद्र इसका अधिकार है, केंद्र इस पर कानून बना सकती है, जो भी बनाना होगा। राज्य सूची में राज्य के जो अंतर्गत आते हैं, जैसे
पुलिस हो गई, है ना, ये इस पे जो भी कानून बनाना होगा राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची मतलब होता है कि जिस पे दोनों राज्य और केंद्र दोनों सहमति से अपना मामला रखेंगे, लेकिन अगर दोनों का मामला अगर विपरीत आता है तो केंद्र वाले को सर्वोपरि माना जाएगा। पहला दिया चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं और उद्योग में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला है कि भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति, यानी कि जो वर्तमान के राष्ट्रपति होंगे वो तीनों सेनाओं के प्रधान माने जाते हैं। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित कृति है, यानी कि वो खुद स्वयं के द्वारा लिखा गया है। कबूलियत किसे कहा जाता है, किसानों द्वारा अपनी भूमि और एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को कबूलियत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो पहला है कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दूसरा था उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों की अधिक रुचि नहीं लेते थे। यानी कि भारत में जो शासन करने आए थे, यानी व्यापार करने भी आए थे, वो कौन थे, फ्रांसीसी भी आए थे और डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, उसके बाद पुर्तगाली भी आए थे और ब्रिटिश भी आए थे। तो इसमें फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे, सबसे पहला कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कंपनी की, दूसरा क्या था, उनके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में ध्यान नहीं देते थे, वो पर्सनली स्वयं के कामों में ध्यान ज़्यादा देते थे क्योंकि प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा उनको हो रहा था। अगला 60 नंबर है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए, तो शेरशाह और हुमायूं के दो युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ था 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला है परंपरागत ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम खनिजों का विखंडन जो होता है वो परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था।